हेलो बच्चों। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, जहां हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये जितने भी आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आओ, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 0.5 एम्पियर करंट यूज़ कर रहा है और 2 घंटे तक यूज़ करता है वो। तो बताना है कि कितना चार्ज जो है उसके अंदर डेवलप होगा। तो हम लोग को पता है कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर करंट भी हो, टाइम भी हो, चार्ज भी हो। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये तो हम लोग को पता है। करंट की जगह रख दो 0.5 एम्पियर। देखो कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी। एंड चार्ज हमें निकालना है, चार्ज को चार्ज रहने दो। टाइम कितना गिवन है, 2 आवर। ये तो गिवन होता है। एक चीज ध्यान रख लेना, आप सभी को ऐसा यूनिट में रखना है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इस तरीके से आपको सभी को ऐसे यूनिट में रखना है। तो यहाँ देखो टाइम कितना गिवन है हमें, 2 आवर में, तो उसको चेंज करो सेकंड के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो 0.5 इंटू 2 आवर इज इक्वल टू क्यू, हमारा आंसर चार्ज आ जाएगा। लेकिन बात है कि हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये गिवन है आवर में और हमें चाहिए सेकंड में। तो देखो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये 0.5 गिवन है इंटू 2 इंटू, हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। ये मैंने कर दिया 60 मिनट। और आपको एक चीज़ और पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो मैं पूरी चीज़ को चेंज कर दिया सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरा जो यूनिट आएगा कूलम का, मतलब जो चार्ज यूनिट आएगी कूलम में आएगी, ध्यान रख लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को नीचे हटाते हैं। यहाँ आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो मारो कैंसिल। ठीक है, यहाँ देखो 5 2 जा 10 इंटू यहाँ से क्या क्या बचिया, देखो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, है ना, जीरो का जीरो 36 होगा ना, 70। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7200 कूलम। तो ये आ गया हमारा चार्ज। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 7200 कूलम, 7200 कूलम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेकंड वाला। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन को ज्यादा रीड करने से कोई फायदा नहीं है, मेन डेटा देखा करो, डेटा क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है कि चार्ज है 500 कूलम, गिवन में लिखा करो सारी चीजें। क्यों गिवन है, मान लेते हैं 500 कूलम। ठीक है, और क्या चीज गिवन है, करंट गिवन है, मान लेते हैं हमें 25 मिली एम्पियर। ठीक है, हमसे पूछा है टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि भाई करंट इतना फ्लो कर रहा है हमारे क्लोज सर्किट के अंदर। ठीक है, और हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इतना कूलम चार्ज बनाने में। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें एक ही रिलेशन पता है, अभी वाला जो हमने पढ़ा था, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट देखो कितना गिवन है, 25 मिली एम्पियर। ठीक है, चार्ज कितना गिवन है, 500 कूलम। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, करंट हमेशा एम्पियर में होता है, लेकिन यहाँ गिवन किसमें, मिली एम्पियर में। तो साइड में नोट करके लिख लेना आप एक चीज कि एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं। तो याद रखना आपको 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सब चीजें हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन नहीं आता था कि मिली एम्पियर में बताइए, माइक्रो एम्पियर में बताइए। एक चीज और याद कर लो फिर, एक एम्पियर में 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होते हैं। ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, उस तरीके से 1 एम्पियर में इतने मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ से 1 मिली एम्पियर में क्या होगा, तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। तो 10 की पावर -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर में, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं वही चेंज करने वाला हूँ। तो मिली एम्पियर इधर लिखने वाला हूँ 10 की पावर -3। तो 25 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, कन्वर्ट हो गया एम्पियर में, इंटू 500 अपॉन में टी। अब देखो टी निकालना है, इसको ऊपर भेजो, इन सभी को नीचे ले आओ। तो मेरा टाइम आ जाएगा 500 अपॉन में 25 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अब -3 को हम क्या करते हैं, ऊपर लेके आ जाते हैं। तो 500 अपॉन में नीचे 25 इंटू 10 की पावर, ऊपर आके क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो 25 2 जा मुझे पता है कि 50 होता है, जीरो का जीरो, है ना। तो मेरा देखो टाइम कितना आ गया, ये 20, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है एक क्या आ गया, 3 जीरो, 1 2 3। तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ 2 का, अगर 4 जो लगा दो, 1 2
3, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, इतना सेकंड आ गया, ठीक है। बाकी अगर दूसरी चीज में तो उसको कन्वर्ट कर लेना आराम से मिनट वगैरह में, है ना। आंसर हमारा आ गया कितना आ गया, 1 10 100 1000 20,000 सेकंड मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। हेलो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया था, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी हमारे पीवाई की क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, ध्यान रखना। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने वी ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। वी ग्राफ प्लॉट करने के बाद 4 ऑप्शन हमें गिवन है, बताना है कि कौन सा सही है। मतलब हमसे पूछा है ग्राफ देखिए कौन सा रेजिस्टेंस सही है बताइए। तो देखो आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। हमने एक चीज पढ़ा था, आप एक चीज ध्यान रख लेना, बस एक चीज हमने पढ़ा था। और पढ़ा क्या था हम लोगों ने कि जब भी वी आई ग्राफ आए, है ना, लेकिन हमें गिवन क्या है, आई वी ग्राफ। एक चीज को ध्यान रख लेना आप लोग, आई वी ग्राफ गिवन है, ठीक है। आई वी ग्राफ में क्या है, हमें प्लॉट कर रखा है इन लोगों ने इस तरीके से, ये R2, ये R1 और ये R3। हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताई थी आपको स्लोप के बारे में, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा। लेकिन इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया हम लोग को। हम लोगों ने पढ़ा था वी आई ग्राफ, इन लोगों ने क्या पूछा है, आई वी ग्राफ। तो आप भी अपना आंसर क्या कर दो, उल्टा कर दो, जिसका स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। उल्टा कर देते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। उससे भी एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको। करना क्या है, ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिखाई दे रही होगी R2 R1 R3, आपको इनको बस ये चेक करना है कि V के पास में कौन है। जो V के पास में होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। देखो ये रहा V, तो V के सबसे पास में कौन सा है, R2, इसका मतलब R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद R1 का मतलब उससे कम किसका होगा, R1 का होगा, तो उससे मैंने कम कर दिया R1 का। और सबसे कम सबसे दूर कौन है V से, R3, तो सबसे कम किसका होगा, R3 का, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन मैच करो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन 1 ओम, एंड तीसरे में न्यूमेरिकल दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल हमारे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है क्या, देखो मैं लिखने की जगह मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, आप एक बार अच्छे से सुनना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इसकी डेफिनेशन। ओम्स लॉ के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप इसको अच्छे से सुनना, क्या कह रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इतना आपको लिखना है इसकी थ्योरी में। उसके बाद आपको क्या बताना है, मैथमेटिकली बता देना थोड़ा सा, कि हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, ठीक है। यहां से भी रेजिस्टेंस बता देना, V अपॉन I इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना आपको बताना है स्टेट ओम्स लॉ के अंदर। जो मैंने डेफिनेशन आपको बोली है वो लिखना है, और ये फॉर्मूला ड्राइव करके तुम्हें बता देना है, ठीक है। उसके बाद बोला है डिफाइन 1 ओम। हमें पता है कि रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, उसको डिफाइन करना है 1। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसमें 1 एम्पेयर का करंट जनरेट होता है, तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ, या इसी को बोलते हैं 1 ओम। इसको भी थोड़ा सा लिख लेना आप, ठीक है, एक नंबर में ज्यादा आएगा नहीं ये सब। अब देखो थर्ड पार्ट इन लोगों ने कहा है कि हमें रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा अगर करंट गिवन है 0.5 एम्पियर और वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट। तो अभी हमने जो रिलेशन ड्राइव किया है सेम वही लगा दो। वोल्टेज कितना गिवन है, देखो 2 वोल्ट, करंट कितना गिवन है 0.5, रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल देंगे। 0.5 के नीचे देखो 10 लगाओ, ये रहा 5 2 जा 10। थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब भी थर्ड फ्रैक्शन में कहाँ चला आता है, सबसे ऊपर, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 4 ओम। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 ओम, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने समझ लिया और इसको खत्म भी कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको तब तक नोट करो।
हाँ जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, हमें प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, टेबल हमें गिवन है आई वी ग्राफ का। आई गिवन है हमें 0.5, तब वोल्टेज हमें गिवन है 1.5। जब हमें आई गिवन है 1.0, तब हमें वोल्टेज गिवन है 3.0। जब आई गिवन है 2.0, तब हमें वोल्टेज गिवन है 6.2। जब आई 3, तब वोल्टेज 9.3। जब आई 3.5, तो वोल्टेज 10.5। इस तरीके से हमें चीज़ें गिवन है। हमें इसमें पहला पार्ट पूछा है प्लॉट वी आई ग्राफ। आपको सबसे पहले वी आई ग्राफ बताना है, मतलब ओम्स लॉ का ग्राफ जो हम बनाते हैं वो हमें बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, निकाल देंगे। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है, आसान है। वाई शुड दिस ग्राफ पास थ्रू इट ऑरिजिन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ऑरिजिन से ही पास क्यों करता है। ठीक है, अब आते हैं इसका आंसर की ओर। देखो सबसे पहले पार्ट में हमें बनाना है वी आई ग्राफ, है ना, वी आई ग्राफ नहीं आई वी ग्राफ ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या करा, इसका आई वी ग्राफ बना दिया, क्योंकि हमें आई ऊपर गिवन है वी नीचे गिवन है इसलिए। ठीक है, तो देखो मैंने आई यहाँ बनाया है, वी यहाँ बना दिया है। मैंने आई जो भी चीज़ आई चीज़ गिवन थी, मैंने इसका डिफरेंस लेके देखो ऊपर लिख दिया है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 3.5। सेम एज नीचे 1.5, 3 जो गिवन है ना वहाँ सब लिख दिया। अब आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही होगा, सेम उसके तरीके करना है कि 0.5 को ऐसा मान लो कि ऐसा मान लो ये y है ये x है, तो x का वैल्यू 1.5 और y का वैल्यू 0.5 हो। देखो कैसा लाया करेगा, a 1.5 कहाँ है 0.5 के साथ, तो यहाँ मैंने इसको मिला दिया। सेम है जब 3 था तो इसकी वैल्यू 1 थी। सेम है जब 6.2 वोल्टेज था तो करंट था 2। सेम है 9.3 पे करंट कितना डेवलप हो रहा था 3.0, और 10.8 से 3.5। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले करंट बनता है या पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, तो उसका आंसर है सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, जब तक करंट जनरेट ही नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो ये मत कहना कि करंट से वोल्टेज बनता है, नहीं, वोल्टेज से करंट बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने कर दिया प्लॉट ग्राफ, तो पहले पार्ट का आंसर तो होता है खत्म। अगले में पूछा है कैलकुलेट कीजिए रेसिस्टेंस। हमें पता है कि रेसिस्टेंस होता क्या है, V अपॉन आई, यही होता है। एक्चुअली में देखो रेसिस्टेंस होता क्या है, ये होता है चेंज इन वोल्टेज डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। असली में इसकी डेफिनेशन तो ये होती है, वैसे वो हम लोग कर लेते हैं नॉर्मल V अपॉन आई, वो चल जाता है। लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन में ना हमें यहाँ डेल्टा लिखना पड़ता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज, सेम एज चेंज इन करंट। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है, किसी भी दो सक्सेसिव का डिफरेंस लेके इस क्वेश्चन को कर देना है। जैसे मैंने कहा वोल्टेज को मैं एक ये ले लेता हूँ, एक ये वाला ले लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस करके यहाँ रखना है। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू 10.8 माइनस 9.3। सेम एज इसी वक्त आपको करंट देखना है। जब मैंने 10.8 वोल्टेज लिया तो उस समय देखो करंट कितना है 3.5, तो मैंने करंट लिया 3.5 माइनस, जब मैंने वोल्टेज 9.3 लिया तो हमें ध्यान रखना करंट हमने कितना देखा, यहाँ 3 देखा। ठीक है, इसको नॉर्मल सॉल्व कर दो, किसी भी दो का सक्सेस आप ले सकते हो, जो भी आपको आसान पड़े। मैंने आपको सबसे मुश्किल वाला लेके दिखा दिया, सबसे लास्ट वाला। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10.8 में से 9.3 देखो माइनस करो। सबसे पहले 8 में से 3 गया 5 आ गया, यहाँ लगा दिया पॉइंट। 10 में से 9 गया, मैं लगा दिया यहाँ 1 हो गया। नीचे देखो 3.5 में से 3 गया, सभी को पता है इतनी कैलकुलेशन, तो 0.5 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 15 अपॉन हमारे पास क्या बचता है 5, 5 3 सा 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 ओम। यूनिट याद रखना, ओम होता है और साइन इसका ओमेगा होता है, तो उसको बोलते हैं 3 ओम। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, मेन यहीं तक था। अब देखो अगला कहता है थर्ड पार्ट, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। आपको मैंने थ्योरी में समझाया था, जब भी हम आई वी ग्राफ बनाते हैं, वी आई ग्राफ बनाते हैं, तो हम इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, रेसिस्टेंस। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, रेसिस्टेंस। तो याद रखना है ग्राफ हमें क्या बताता है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड देखो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाई शुड दिस ग्राफ पास थ्रू इट ऑरिजिन। देखो हमेशा ध्यान रखना, ओम्स लॉ की कंडीशन में हमेशा ग्राफ जो है इससे पास करता है ऑरिजिन से। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ओम्स लॉ का ये लॉ है, ये ओबे करता है, इसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ध्यान रखना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बस एक चीज लिख देना, बिकॉज एज पर ओम्स लॉ। तो फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एज पर ओम्स लॉ, खत्म। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप जब इसको नोट करो। चलो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ढंग से थोड़ा समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का, आप ये बताइए। उसके बाद पूछा है किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो बताइए, हमने सब पढ़ रखा है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट अच्छे समझना, सेकंड पार्ट कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल। कहने का मतलब है कि लेंथ तो डबल है ही, अगर रेजिस्टेंस नहीं रेडियस, अगर हम लेंथ को तो डबल कर ही रहे हैं, अगर रेडियस को भी डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं और करते हैं। देखो सबसे पहले पूछा इन लोगों ने पहले पार्ट में, ए पार्ट में, जो हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं नॉर्मल। जो हमसे पूछा है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन पहले लिख लो, आपको पता ही होगा, है ना। तो लिखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू oppose the flow of current, to oppose the flow of current, flow of current in the circuit is called resistance। तो आपकी ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है और आपको ये डेफिनेशन याद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप सिंपल डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमें पता ही है, ओम, है ना। और क्या होती है, मो, साइमन, 3 यूनिट होती है, ध्यान रखना। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, V/I, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि किन किन फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये बताइए। हमने पढ़ तो रखा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि कौन कौन पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। तो किस पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। फोर्थ और याद कर लो एक, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर का, तो याद रखना रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। चौथा आप ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे मेन। कह रहा है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस क्या होगा। देखो उसका फॉर्मूला लिख रखा है, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम उसको ऐसे लिखना चाहें तो रो एल की जगह लिख दो 2L अपॉन में ए, नया आर डैश कितना आ जाएगा, ये 2 आगे ले आओ, 2 रो L/A। इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं पुराना रेसिस्टेंस R, तो आंसर आ गया 2R। ये ऑरली क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, वो भी डबल हो जाता है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, वो थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा समझना भी। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट कहता है अगर हम रेडियस को भी डबल कर दें तो बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा अच्छा है, ध्यान रख लेना बोर्ड के लिए। एक तो लेंथ को L डैश में मान लेता हूँ, नई लेंथ जो थी वो हमारी 2L हो गई थी, और रेडियस जो है नई R डैश में मान लेता हूँ, कितनी है हमारी 2R है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ जो हमने पढ़ा ये वाला। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था नॉर्मल वाला, रो L/A। अब थोड़ा सा उसको और ओपन कर दो, रो L/A। एक जल सकता हूँ मैं πr², क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये वायर है, वायर का सर्कुलर शेप होता है, ध्यान रखना। तो इसका एरिया हमेशा क्या होता है, πr²। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है रेजिस्टेंस का, ध्यान रखना, रो L/πr²। असली में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा गेम खेला इन लोगों ने। देखो क्या है, मैंने मान लिया R डैश इक्वल टू रो, तो चेंज किया नहीं है क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। L की जगह मेरा L डैश है और L डैश की वैल्यू कितनी है 2L, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2L। एरिया है πr², तो यहाँ लिखा मैंने पाई। R की जगह आपको लिखना है डबल कर दिया, मतलब 2R का स्क्वायर। इसे ओपन कर दूँ, आगे 2 लिख देते हैं, 2 रो L/π इंटू 2R का स्क्वायर कितना होता है 4R²। 4 को आगे लिख दो, तो इसको लिख सकता हूँ 2 रो L/4πr² लिख सकता हूँ। देखो रो L/πr² क्या होता है, रो L/πr² क्या होता है, R होता है। तो और ये 2 2 जा 4, तो इसकी जगह मैं लिख दिया R/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, R/2। तो जो नई रेसिस्टेंस होगी किसी भी वायर की वो कितनी हो जाएगी, R/2। अगर हम लेंथ को डबल कर दें और रेडियस को डबल कर दें तो उसके बाद हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। इसको थोड़ा समझो और एक नोट करो, फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है जिसकी लेंथ L गिवन है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है एंड उसका रेजिस्टेंस का उस वायर का वो 4 ohm गिवन है, 4 ohm गिवन, ठीक है, हमें ये पहले से गिवन है। कह रहा है कि एक दूसरी वायर है जिसकी हमने लेंथ L/2 कर दिया है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने डबल कर दिया, 2a कर दिया है। तो बताओ कि नई वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना। अभी मैंने पिछला भी एक क्वेश्चन और करवा दिया है, इस क्वेश्चन को और करवा रहा हूँ लास्ट, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना दूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग वाला, रो एल बाय ए, ये होता है असली फॉर्मूला, याद रखना। ये असली फॉर्मूला का मतलब क्या है, एक ऐसा वायर जिसकी रेसिस्टिविटी रो हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, तो उसके लिए हमेशा ये होता है सेम जो हमें गिवन है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 4 ओम। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी कभी ऐसा बनेगा तो ये हमें पहले से गिवन है। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर दूसरी वायर हम लें जिसकी लेंथ हाफ कर दें, तो मैंने नई लेंथ एल डैश मान लिया, जिसकी लेंथ कितनी हो गई पुराने वाले से एल बाई 2, और एरिया मैंने ए डैश मान लिया, और वो पहले से कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2a हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके लिए रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आर डैश इक्वल टू, रो देखो चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, और एल की जगह एल डैश, एरिया की जगह ए डैश। ये नए रेजिस्टेंस है, नई वायर का रेजिस्टेंस। अब हमें नए रेजिस्टेंस से निकालना है कि पहले वाले के कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आर डैश ये रहा, रो, ठीक है, एल की जगह पुट कर दो, कितना गिवन है, एल बाई 2, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया, एल बाई 2, ठीक है, और एरिया कितना हो गया हमारा 2a, यहाँ लिख दिया मैंने 2a। ठीक है, तो 2 2 4, ये बाहर ले आओ, तो रो एल अपॉन 4a, यहाँ हमने लिख दिया रो एल अपॉन 4a। अब यहाँ देखो रो एल अपॉन 4a, इसकी वैल्यू पहले से हमें पता है, रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, वही तो गिवन है 4। तो हमारी जो नई आर डैश आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। कहने का मतलब है जो नया रेजिस्टेंस होगा वायर का वो कितना होगा, 1 ओम। ठीक है, तो ये होता है हमारा खत्म इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की ओर कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं